हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ईयर 1915। महात्मा गांधी जी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर से शुरू कर दिया था। फेज़ 3 में हम एंटर कर चुके हैं, जहां पे मास लेवल पे नेशनल मूवमेंट्स होने वाली हैं। तो फाइनली जनवरी 1915 डेट थी, 9 जनवरी एंट्री हो जाती है गांधी जी की, ऑफिशियल एंट्री टू इंडिया, और उसको हम प्रवासी भारतीय दिवस की फॉर्म में भी मनाते हैं। पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो 2025 का जो थीम है वो है कि डायस्पोरा की क्या कंट्रीब्यूशन रही इन विकसित भारत। तो चलिए जी, अब पॉलिटिकल सिनारियो चेंज होने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। वी विल फोकस ऑन ट्रूथ, वी विल फोकस ऑन नॉन वायलेंस। सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपसे एक सवाल पूछना था भी, जो गांधी जी का कॉटेज था, कॉटेज को क्या शब्द दिया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर, ऐसे था, ज़रूर कमेंट में बताएं। अब क्या होता है, ये जो मेथड थे एक्सट्रीम ग्रुप वालों के, मॉडरेट ग्रुप वालों के, उनके मेथड से डिसएग्री कर जाते हैं कि ये सही अप्रोच नहीं है। ना तो पिटीशन वाली सही अप्रोच है, ना ही फोर्सफुल तरीके से किसी चीज़ को अपनाने वाली सही अप्रोच है। और इसी वजह से इन्होंने होम रूल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थे, बिकॉज तरीके अलग हैं सभी के, आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं। 4 फैब 1916 को हम देखते हैं, गांधी जी ने उन्होंने अपना फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस बनाया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में आ चुके हैं, एक साल, लगभग एक साल और एक महीने के बाद में ये अपना अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस शो करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, तो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब चलते हैं 1917 की तरफ। अपीयरेंस हो चुकी है 1916 में, प्लानिंग चल रही है एक साल की। अब आता है आपका चंपारण सत्याग्रह, विच टुक प्लेस इन 1917। तो पहला है हमारा चंपारण सत्याग्रह। यूरोपियन प्लांटर्स थे वो चंपारण, यानी कि बिहार वाले क्षेत्र में चंपारण इज़ वेरी पॉपुलर, और ये आ जाता है आपके बिहार वाले क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पे जो यूरोपियन प्लांटर्स हुआ करते थे, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है चंपारण की, उनको फोर्स कर रहे हैं कि आपको इंडिगो की खेती 3/20 का तीसरा जो हिस्सा है उसमें इंडिगो की खेती करनी ही पड़ेगी। और इसी सिस्टम को हम 3 कथिया सिस्टम भी कहते हैं। अब इसी के रिजल्ट में क्या आता है, गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं, और किसने इनविटेशन भेजा था, तो राजकुमार शुक्ला ने, अलॉन्ग विद राजेंद्र प्रसाद। अब आपको लग रहा है ना कि अब हम 1947 की तरफ जा रहे हैं। मज़हरुल हक हैं, JB कृपलानी हैं, नरहरी पारेख एंड महादेव देसाई, ताकि पीजेंट्स की कंडीशन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके ये यूरोपियन प्लांटर एक्चुअल में कर क्या रहे थे। गांधी जी ने डिफाई किया ब्रिटिश ऑर्डर्स को, और जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने अपॉइंटमेंट करी एक कमेटी की, दैट इज़ कमेटी ऑफ इंक्वायरी, जिसमें गांधी जी मेंबर बना दिए गए। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट एग्री टू रिफंड 25% ऑफ द मनी इलीगली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। अब यूरोपियन गवर्नमेंट ने जो पैसा हड़पा था पीजेंट से, चंपारण बिहार के, तो उनको 25% रिफंड दे दिया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आ जाती है। देखो, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ईयर है 1917, कई बार आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। अब आ रही है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है ईयर है 1918, यानी कि अगले साल की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं, मिल ऑनर्स जो थे, दे अनाउंस दैट प्लेग बोनस, अनाउंस्ड प्लेग बोनस, प्लेग बोनस विल बी डिसकंटिन्यूड वंस द एपिडेमिक रिट्रीट। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्यों हुई थी, जो मिल ओनर थे इन्होंने अनाउंसमेंट करी, जैसे ही ये जो प्लेग बोनस दिया जा रहा है ये तभी तक दिया जाएगा जब तक एपिडेमिक रेजिस्ट करेगा, जब तक ये प्लेग भी बीमारी वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी तभी तक दिया जाएगा, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाएगा। गांधी जी ने एंट्री मारी और परसुएशन करी, दोनों तरफ, लोगों की तरफ भी करी और जो मिल के ऑनर्स थे उनकी तरफ भी करी। एक ट्राइब्यूनल बिठा दिया गया, एक आर्बिट्रेशन कर दी गई। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मंझौलिया, जो 2 पार्टीज़ हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है तो तीसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती है, तो आर्बिट्रेशन यहाँ पे करी गई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ईयर याद रखेंगे 1918। गांधी जी ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया और एडवाइस किया टेक्सटाइल वर्कर्स को कि आप स्ट्राइक पे जाएं और एटलीस्ट 35% का हाइक मांगे, 35% इंक्रीज़ होना चाहिए फंड के अंदर। गांधी जी हिमसेल्फ अंडरटुक अ फास्ट अनटू डेथ, और उन्होंने बोला कि मैं तब तक व्रत करूंगा, तब तक फास्ट करूंगा जब तक डेथ नहीं हो जाती, बात मनवाने के लिए एक तरीका होता है ये भी।
उसके बाद अनुसुया बेन जो कि सिस्टर थी अंबालाल साराभाई की, उन्होंने भी अकम्पनी करा गांधी को, ताकि जो वर्कर्स के राइट हैं, फेयर वेजेस उनको मिलने चाहिए, जितना उनका राइट बनता है उतने वेजेस एटलीस्ट उनको एलोकेट हों। इस वजह से अनुसुया बेन जो है, शी इज सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई, तो वो भी इनको सपोर्ट करती हैं। इट पुट प्रेशर ऑन द मिल अथॉरिटीज़ हु एक्सेप्टेड वर्कर्स डिमांड फॉर अ वेज हाइक ऑफ 35%. It put pressure on the mill authority who accepted the workers' demand for a wage of 35%. फाइनली जो ऑनर्स थे वो लोग रेडी हो जाते हैं कि जो लेबरर हैं उनको कितना हाइक दिया जाए, एटलीस्ट 35%. तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई ये भी सक्सेसफुल रही, ऊपर चंपारण सत्याग्रह है ये भी सक्सेसफुल रहा। तो 1917, 1918 एक साल के गैप पे। अब 1918 में ही एक और सत्याग्रह होता है, नाम था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ईयर है 1918, अहमदा मिल स्ट्राइक वाला ही ईयर है। अब जो पीजेंट, जो फार्मर्स हैं खेड़ा वाले रीजन के, ये डिमांड कर रहे थे कि जो रेवेन्यू टैक्स उनसे लिया जा रहा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, क्योंकि क्रॉप फेलियर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। रीज़न क्या है? चलो दूसरे इंटेंशनली तो कोई नहीं देना चाहता बिना किसी रीज़न के टैक्स, पर यहाँ पे क्रॉप फेलियर देखने को मिल रहे हैं खेड़ा वाले क्षेत्र में। पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है दे रिफ्यूज, और लैंड रेवेन्यू लिए जा रहे हैं, उनसे टैक्सेस वसूले जा रहे हैं। जो ऑफिशियल थे गवर्नमेंट के, उन्होंने क्या किया, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनको रिसॉर्ट कर दिया, और जितनी भी मूवेबल कमोडिटीज़ थी उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, अपने अंडर कर लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो खेड़ा के पीजेंट्स हैं अब उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिली। गांधी जी ने इन खेड़ा के पीजेंट्स को भी सपोर्ट किया, उनको बोला टू विदहोल्ड द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टिल द डिमांड फॉर इट्स रिमिशन वॉज मेट। अब क्या बोला महात्मा गांधी ने, जो खेड़ा के पीजेंट्स हुआ करते थे, कि तब तक पैसे मत दो जब तक अब रिमिशन पे एक्सेप्टेंस नहीं आती। रिमिशन का मतलब है जब तक यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो कट ऑफ नहीं होता, तब तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पैसा देने की, विद होल्ड कर दो, सारे के सारे यूनिटी में आ जाओ। गांधी जी को एकम्पनी यहाँ पे किया वल्लभ भाई पटेल जी ने, इंदुलाल याग्निक ने, टू लीड द पीजेंट्स कॉज, ताकि पीजेंट्स का जो मुद्दा है इसको आगे तक लिया जा सके। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने इशू कर दिए नए इंस्ट्रक्शन दैट रेवेन्यू शुड बी रिकवर फ्रॉम ओनली दोज पीजेंट हु कुड अफोर्ड टू पे। अब यहाँ पे जो अचीवमेंट हुई वो फुली तो नहीं मैं बोलूँगी, यहाँ पे पार्शियल अचीवमेंट देखने को मिलेगी। पार्शियल अचीवमेंट में क्या बोला गया कि एटलीस्ट जिनकी क्रॉप अच्छी है उनसे तो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। तो दिस वॉज द खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर लेते हैं। हाँ, 1919 में ही याद करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी आया था, मॉन्टगे के नाम से आप जानते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी, दो लेजिस्लेचर थे, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर था, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि बंगाल में जो मेन बॉडीज़ बैठी हुई हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड, और दूसरा था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर लेजिस्लेचर चल रहा है, लॉ मेकिंग चल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रही हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर दो चीज़ें आएंगी, वन इज़ इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे ब्रिटिशर्स का मेन हैंड रहेगा, और दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, डिफरेंट मेंबर्स आएंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद आता है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, डायर की या फिर ड्यूअल गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है। दो चीज़ें थी यहाँ पे, एक था रिजर्व लिस्ट और दूसरा था ट्रांसफ़र लिस्ट। जो रिजर्व लिस्ट है इसमें गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से हैं? सेंट्रल लेजिस्लेचर हैं। और साथ में इनके अंडर कौन कौन आ रहा है रिजर्व लिस्ट के अंदर? एक तो फाइनेंस आ रही है, पुलिस आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है। मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बॉडीज़ होती हैं वो सब कहाँ पे आ रही हैं? रिजर्व लिस्ट के अंदर। ट्रांसफ़र लिस्ट में आ रहे हैं मिनिस्टर्स। कौन कौन से मिनिस्टर? जो पब्लिक हेल्थ से एसोसिएटेड हैं, सैनिटेशन से और एजुकेशन से। तो ये तो खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की हमने बात करी, क्योंकि वो भी 1919 में ही आ रखा था। अब एक और याद करो, हम जो मॉडरेट्स हैं उनकी उम्मीद थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या पता इनकी बात ही मान ले, तो यहाँ पे आ जाता है रॉलेट एक्ट 1919। ना वकील ना दलील ना ही बेल मिलेगी, तो वो आ गई थी आपकी रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, क्रांतिकारियों की जो एक्टिविटी है अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर जो अकर कर रही है उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट लिया है, 1919 का आया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट। शब्द समझो, एनार्की का मतलब है आपके पास कोई राजा नहीं है, आपके ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं है, और एक एक्ट है दैट इज़ रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट मतलब जो ये क्रांतिकारी लोग हैं ये क्राइम कमिट कर रहे हैं, तभी तो इनके ऊपर क्या टैग लाइन्स दे रहे थे ब्रिटिशर, डर रहे थे। अब देखो
राजद्रोह का टाइटल लगा रहे हैं, और रॉलेट एक्ट के हिसाब से उनके ऊपर बिना किसी ट्रायल के उनको अरेस्ट किया जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं होगी कि इन्होंने सच में ये चीज़ की भी है जो ब्रिटिशर्स ने एलिगेशन लगाए हैं। कोई ऐसे नहीं देखा जाएगा कि ये सिर्फ डाउट है, क्या सिर्फ अक्यूज़ है। अक्यूज़ का मतलब होता है अभी डाउट है उसके ऊपर सिर्फ, तो सीधा ही यहाँ पे ना तो ट्रायल होगा, सीधा ही आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कन्विक्शन दिखा दी जाएगी। और जो सस्पेंशन है वो टेम्परेरी भी हो सकती है 2 साल के लिए, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। गांधी जी ने इसमें भी इंटरवीन किया, जो रॉलेट एक्ट आया है 1919 का, और सत्याग्रह सभा विच इंक्लूडेड द स्टूडेंट एक्टिविस्ट एंड मेंबर ऑफ होम रूल लीग। तो अब यहाँ पे होम रूल लीग के मेंबर भी एंटर कर चुके हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एंटर कर चुके हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट भी एंटर कर चुके हैं रॉलेट एक्ट 1919 के अगेंस्ट। नेशन वाइड हार्टल हो जाता है 6 अप्रैल 1919 को, और इस दिन रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया गया। रॉलेट एक्ट ये लाए ब्रिटिशर्स, और इसके अगेंस्ट जो एजिटेशन शो करी महात्मा गांधी और जो भी एसोसिएटेड मेंबर्स हैं वो था रॉलेट सत्याग्रह। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे, मर्सी गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। अभी देखा ना ऊपर पुलिस इन्हीं के अंडर है, तो यहाँ पे लाठीचार्ज होता है एजिटेटर्स के ऊपर, जितने भी मेंबर्स थे महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े हुए, और बहुत सारे अनआर्म पीपल थे, मतलब लोगों के पास तो थे नहीं एम्यूनेशन, कोई गोला बारूद नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, पर वहाँ पे पुलिस के पास अवेलेबल थी, तो लाठीचार्ज के साथ साथ उनके ऊपर फायरिंग भी कर दी जाती है। सेम ही दिन पे गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट उनको डिपोर्ट कर देती है बॉम्बे। और जैसे ही अरेस्ट होता है गांधी जी का, उसके साथ ही डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन पंजाब, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई इन पंजाब। इसके अलावा मूवमेंट्स बाय महात्मा गांधी कौन कौन सी हैं? चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, खेड़ा सत्याग्रह है, रॉलेट सत्याग्रह है। अभी देखा ना हमने, चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह 1918, रॉलेट सत्याग्रह ये आ गया ईयर 1919। तो चंपारण सत्याग्रह में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसको हम बोलते हैं। अहमदाबाद में जो ऑनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक ताकि पीजेंट्स को 35% हाइक मिल सके, हंगर स्ट्राइक यहाँ पे पहली बार करी गई। खेड़ा सत्याग्रह हमने देखा, खेड़ा सत्याग्रह जो पीजेंट्स थे यहाँ पे भी रेवेन्यू रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज उनकी क्रॉप फेल कर रही है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने यहाँ पे देखी। रॉलेट सत्याग्रह जहाँ पे मास यानी कि बहुत सारे लोगों ने उसको कनेक्ट किया, रॉलेट सत्याग्रह विच वॉज अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग मैसेक्रे 1919। 13 अप्रैल की बात है, 1919 ईयर है। पीसफुल पब्लिक मीटिंग करी जाती है जलियांवाला बाग में विच इज़ इन अमृतसर, और प्रोटेस्ट किया जाता है बाय डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू। अभी देखा ना हमने 1919 में पहले महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया और डिपोर्ट कहाँ कर दिया? बॉम्बे कर दिया। फर्स्ट थिंग हैपन दैट। इसके बाद इनके अरेस्ट के बाद ही किसको अरेस्ट कर लिया गया था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को, ठीक है, जो सैफुद्दीन के बारे में हमने पढ़ा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पंजाब से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बहुत सारे गैदरर्स, अब देखो इनके अरेस्ट के ऊपर एजिटेशन शो करी थी लोगों ने और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी करे। अब क्या हुआ उसी दिन, अब 13 अप्रैल का दिन है, क्या होता है? बैसाखी सेलिब्रेशन। बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारी गैदरिंग हो रखी थी आपके अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल वाला एरिया, पर यहाँ पे एक बहुत ही ब्रूटल ट्रेजेडी हो जाती है। जनरल रिगनाल्ड डायर, इन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स को लेके आए और जो मेन दरवाजे थे उनको बंद करवाया और ओपन फायर कर देते हैं लोगों के ऊपर, ना ही कोई वार्निंग दी थी गैदरिंग पीपल को, ठीक है। बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनकी डेथ हो जाती है, कुछ लोग कुएं में गिर जाते हैं, बच्चे बूढ़े सर हर उम्र के वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है, इंजरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस प्रोटेस्ट के चलते जलियांवाला बाग मैसेक्रे, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल भी रिमूव कर दिया था, बिकॉज याद करो ईयर ऑफ 1913 इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। किस में? इनकी जो बुक थी गीतांजलि, पोएम्स की बुक थी बेसिकली गीतांजलि, तो बंगाली में, इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, नाइटहुड का टाइटल इनको मिल रखा है। तो ये ब्रिटिशर्स ने दिया था, बट डायर की इस एक्ट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल है उसको रिनाउंस कर दिया, रिमूव कर दिया, त्याग दिया। वायलेंट रिएक्शन देखने को मिला लोगों का, विच कंपेल्ड द ब्रिटिश टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट। ब्रिटिशर्स को अब एक इंक्वायरी बिठानी पड़ी, ये जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ, और इंक्वायरी कंडक्ट किसने की? तो हंटर ने की, और कमीशन का नाम पड़ा हंटर कमीशन, डू रिमेंबर दिस। और इसमें जस्टिफिकेशन देने की फायरिंग कैसे हुई
और 379 पीपल वहाँ पे उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो इंक्वायरी सेटअप करी गई फ्रॉम द ब्रिटिशर्स साइड, नाम याद रखिएगा हंटर कमीशन। माइकल ओ डायर, इनको असैसिनेट कर दिया गया था लंदन में 1940 के अंदर। जो रेवोल्यूशनरी थे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उधम सिंह जाते हैं वहाँ पे, इनके ऊपर पेशी चल रही थी। माइकल ओ डायर, कोई रिग्रेट नहीं है फेस के ऊपर, उधम सिंह जी को आता है गुस्सा एंड शॉट एट द स्पॉट इन ईयर 1940। वी आर वेरी नियर टू इंडिपेंडेंस नाउ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी भी बिठाई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मदन मोहन मालवीय। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक इतना ही काफ़ी रहेगा, बाकी कल करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। एंड अगेन वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना हो तो एक गूगल फॉर्म अवेलेबल है आपके टेलीग्राम चैनल पे, लिंक वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं और कोर्सेज इंडिविजुअल लेवल पे भी आप परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट कि मुझे सिर्फ साइंस एंड टेक का ही कोर्स चाहिए तो यू कैन परचेज देयर। एंड क्लासेस का टाइमिंग दिन में नहीं होंगी, या तो एक्सट्रीम इवनिंग में या फिर एक्सट्रीम मॉर्निंग में ही रहेंगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। नए हो अगर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। थैंक यू एवरीवन।